जब यहाँ शांति स्थापित होती है, हमारा पड़ोसी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक बार फिर ऐसी कोशिश हुई है और एक बार फिर ऐसी कुछ हरकत हुई है कि LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जब जब तरक्की की राह पर, यानी कि जब जब यहाँ शांति कायम होने लगती है और स्थापित हो चुकी होती है, तब तक पाकिस्तान यानी कि पड़ोसी मुल्क जो हमारा है वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे ऐसा लगता है कि शायद उसके पेट में दर्द हो रहा। तो ऐसा क्यों है और ये रविश आखिर क्यों है? एक ऐसे हालत में जब LG कह रहे हैं कि स्थिति जो है आंतरिक वो भी सही नहीं है, उसके बावजूद ऐसे हालात क्यों पैदा है, इसी पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे। आप बने रहे JKLH। जब जब यहाँ शांति स्थापित होती है, हमारा पड़ोसी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा दरअसल डोडा में एक तकरीब में शामिल थे। वहां उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा है कि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी यहाँ अमन कायम होने वाला होता है, अमन कायम हो चुका होता है या शांति स्थापित हो जाती है, तो पड़ोसी की पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल ये उन्होंने मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया और बताने की कोशिश यही थी कि वो लगातार कोशिश में रहता है कि यहाँ यानी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है उसको सबोताज किया जाए, उसे मुतज़लज़ल किया जाए, उसे डिस्टेबलाइज किया जाए, और इस वजह से वो लगातार जो है दहशतगर्द भेजता रहता है। लेकिन उन्होंने तारीफ की, सुरक्षा बलों की तारीफ की, सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ की कि लगातार ऐसे हर कोशिश का बोतों जवाब भी दिया जाता रहा है। लेकिन ये तो चीज़ें हैं कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ये थोड़ी जो बदअमनी है जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करता है उसके तरफ जा रहा था। मैं इस खास मौजू पर और हसास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनका तारुफ करा देना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन इस पैनल में शामिल हैं। हमारे साथ हैं RS पठानिया जो एडवोकेट है और MLA हैं। RS पठानिया साहब BJP के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा होंगे जावेद इकबाल चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA, और इसके अलावा होंगे जावेद बेग, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ ज़ुहैर यूसुफ मीर, तर्जुमान है PDP के। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें सामने आई हैं। अभी हालिया दिनों जो पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान आया है वो भी काफ़ी चर्चा में है कि किस तरह से जो बार बार ऐसी बातें या ऐसी हरकतें पड़ोसी करता रहता है, जिससे यही पता चलता है कि उससे ये शायद हज़म ही नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पर अमन कायम हो या शांति कायम हो। हमारे साथ जो अभी दो मेहमान जुड़ चुके हैं, जावेद बेग आपका बहुत इस्तकबाल है और ज़ुहैर यूसुफ मीर साहब आपका भी इस्तकबाल है। जावेद, पहले आपके पास आना चाहूँगा, हमें यह बताएं कि अगर LG मनोज सिन्हा फिर से ये बात कह रहे हैं और इस तरफ इशारा दे रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्या उन्होंने कहा है, तो ये हालात आखिर क्यों हैं? क्यों पड़ोसी जो है ऐसी हरकतें करता रहता है और ये कब तक चलेगा? जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जावेद बेग हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ज़ुहैर के पास आना चाहूँगा, ज़ुहैर यूसुफ मीर साहब आपका भी इस्तकबाल है। ज़ुहैर साहब, ये LG मनोज सिन्हा ने जो कुछ कहा है इसे आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, अब LG साहब ने जो भी कहा पाकिस्तान के बारे में, मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, बिकॉज पाकिस्तान वेदर इट्स अ रोग स्टेट या ठीक स्टेट है, गलत स्टेट है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। हमारा कोई इसमें बिजनेस नहीं है। और अगर हम लोग एक स्ट्रांग नेशन है तो बाहर की धमकियों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल कुछ और है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि कश्मीरियों ने कलेक्टिवली चूज किया 1947 में, डिस्पाइट हैविंग जोग्राफिकल कंटिन्यूटी एंड रिलीजियस होमोजेनिटी विद पाकिस्तान, स्टिल कश्मीरीज कलेक्टिवली चोज टू बी विद सेक्युलर कंट्री दैट इज इंडिया के साथ चूज किया उन लोगों ने। लेकिन आज हमारा दिल बिल्कुल मायूस है कि
उसी जम्मू कश्मीर को आज की डेट में जितनी भी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, फुल फ्लेजेड स्टेट को आपने तोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी वो सारी खत्म कर दी, और एट द सेम टाइम आपने डाउनग्रेड कर दिया स्टेट को एक यूटी में। लेकिन सवाल आज ये है, इसके बाद सवाल ये है कि वही कश्मीरी जिसने 1947 में ये कहा था कि हमलावर कुछ बोला था कि, मैं बताता हूं आपको, उन्होंने कहा था कि हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। जब रेडर्स वहां से आए थे उन्होंने कहा था हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो तो बाद में आई थी कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करने, लेकिन पहले तो कश्मीरी अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने बोला था हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। तो उस टाइम तो वही कश्मीरी जो कश्मीर को प्रोटेक्ट करना चाहता था, आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था कश्मीर में जी, वही कश्मीरी 1987 की रिगिंग के बाद 89 में वो यहां से ही पाकिस्तान जाता है, और फिर उसके बाद यहां पे हालात खराब हो जाती है। वही कश्मीरी जो इंडिया के आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहा था 47 में, वही 89 में फिर वो अक्रॉस पाकिस्तान चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि द कांग्रेस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 87 ड्यू टू देयर रिगिंग की वजह से यहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फेल कर दिया गया, उसकी वजह से ये सारी हालात स्टार्ट हुई। बट ऐसी बात नहीं है कि 1947 से लेकर 87 तक या उसके बाद मुझे लगता है कि ये आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमारा सीधा सवाल यहाँ पर ये है कि फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो हालात हैं, उन हालात के बरअक्स जो कोशिशें पड़ोस से हो रही हैं, उसकी तरफ इशारा किया है एलजी मनोज सिन्हा ने। देखिए, अपना मुल्क हमारा स्ट्रांग होगा, बाकी कोई भी कुछ भी करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि आप 1947 से लेके यहां पे भी 1947 से लेके 87 तक यहां पे थोड़े सेपरेटिस्ट के आइडियाज थे, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो आइडियाज भी इसलिए थे क्योंकि जिन लोगों ने एक्सेशन किया, जिन लोगों ने एक्सेशन के टाइम पे जो वहां पे मौजूद थे, वही लोग उसके बाद दिल्ली में जाके एक बात कहते थे, कश्मीर में आके प्लेबिसिट की बात कहते थे, और कंफ्यूजन में कंसिस्टेंटली, चाहे वो दिल्ली एग्रीमेंट हो, चाहे वो प्लेबिसिट की बात हो, चाहे वो पार्थसारथी बेग एग्रीमेंट हो, फारूक। ठीक है, मैं फिर से ज़ुएब साहब फिर से ये कहूंगा कि हम थोड़ा आज का मौजूद थोड़ा इससे अलग है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं जो मौजूदा सिनेरियो है इस पर, जो हमारे बाकी जो पैनलिस्ट वो क्या कहना चाहते हैं। ज़ुएब साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ आयस पठानिया जुड़ चुके हैं और जावेद बेग भी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, मैं आपके पास आ रहा था, शायद आपको आवाज मेरी मिल पा रही है। जावेद, ये बताया कि ये एलजी साहब अगर फिर से ये कह रहे हैं कि जब जब यहां अमन कायम हो रहा होता है, पड़ोसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। थैंक यू विशाल साहब जी। ये एक बदकिस्मती है हमें कि ऐसा पड़ोसी मिला है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा है, और सब समझते हैं इस चीज को कि हम पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं। वो रिलोकेशन की बात नहीं कर रहे थे उस वक्त कि हम एक पड़ोसी को रिलोकेट करके दूसरा पड़ोसी लाएंगे, मतलब उनके जमीर को नहीं बदल पा रहे हम। ये तो अब तय हो गया। जिस प्रकार से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, जिस प्रकार से हमारी सोसाइटीज बेटर हो रही है, हमारी इकोनॉमी बेटर हो रही है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान हर एक लिहाज से बेटर हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा पड़ोसी जो है हर लिहाज से बिखर रहा है। इसको आप कैसे डील करेंगे? इसमें मुझे लगता है मौजूदा दौर में हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उनको अकल दे दे। मैं कल शाम को आसिम मुनीर का तकरीर सुन रहा था, हालांकि वो पूरा रेटोरिक था, उसमें कोई हकीकत नहीं है। सियासी जो हमारे दोस्त है वो डिसएग्री कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने पिछले 7 दहाइयों से पूरे दुनिया के साथ साथ अपने आम शहरियों को भी गुमराह किया। और कल फिर एक बार आसिम मुनीर ने जो नफरतों की बातें की, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो उन्होंने बातें की, और फिर कश्मीर को जुगुलर वेन कहा।
जी। ये बेसिकली वो फिर एक बार पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टूटने के कगार पे है। अब उन्हें उस बात से कोई परेशानी नहीं है, वो टूट रहे हैं, उनकी सोसाइटी बिल्कुल कियोस में है, सिविल वॉर चल रहा है वहां पे, बलूचिस्तान के हालात 6 महीने से पारा चिनार में सीज चल रहा है, शिया बिरादरी के वहां पे जो पश्तून है उनका मैसेकर कंटिन्यू चल रहा है, पीओजीबी में, पीओजेके में प्रदर्शन चल रहे हैं, माइनॉरिटीज पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर में अमन रास नहीं आता है, और उस बात में हम कश्मीरी जी अवाम गवाह। ठीक है, जब ठीक है जावेद साहब, ठीक है, मैं जरा आरिस पठान के पास जाना चाहता हूं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पठानिया जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार जो एलजी साहब ने बयान दिया है, अभी काफ़ी चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं हालिया दिनों, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार इनकाउंटर्स हुए, किस तरह से लगातार उन कोशिशों को, जो नापाक कोशिशों को नाकाम बनाया गया, दहशतगर्दों को मारा गया। तो एलजी साहब ने कहा है कि ये दरअसल पाकिस्तान अपने अंदर जो अंदरूनी उनकी जो कमजोरियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, मसाइल हैं, उसको कहीं ना कहीं पर्दा डालने के लिए शांति इस तरफ कायम हो रही होती है और पेट पे दर्द उसके हो जाता है। पठानिया साहब, आप अनम्यूट कर लें। पठानिया जी, जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट कर लें खुद को। मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर? जी जी, अटानी जी बोलिए। हाँ जी, मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में पहले भाषा कर, एक बात हमारे दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए। कश्मीर और जम्मू व कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसका अलहाक, जिसका एक्सटेंशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया था, वो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के इक़्तिदार में आने से पहले का भारत सरकार का सबसे जो स्टैंड है, नॉट एंड टेरर नॉट टुगेदर। तो अटल जी ने 20 वर्ष पहले क्या कहा, या पठानिया साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, माजरत चाहूँगा। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, तब तक शायद एक बार दोबारा आप कनेक्ट कर लें खुद को। और ज़ुहैब, मैं आपके पास फिर से एक बार आता हूँ। ज़ुहैब, देखिए बात क्या है, आपने इससे पहले जो हालात बने, क्यों बने, इस पर आप गए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, अभी देखिए प्रोसेस किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। यहाँ पर आवाम ने बढ़ चढ़ कर, अभी हालिया इंतखाबात हुए, इसमें हिस्सा लिया, एक यहाँ नई सरकार बनी है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एक तरफ ये चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात है उससे सब लोग बाखबर हैं। तो ये जो स्थिति है वो क्या है? मेरा सवाल सिर्फ यही था कि अगर एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हैं कल या आज, तो इसकी वजह क्या बन रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, आप हिस्ट्री से अपने हाथ नहीं धो सकते ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर की जो सियासत है। अभी आप इंडिया में कितनी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है, चाहे वो नागा सेपरेटिज्म हो, असम में सेपरेटिज्म हो, या माओइस्ट वाला सेपरेटिज्म हो, या खालिस्तानी मूवमेंट हो, सब चीज लेकिन कम होती जा रही है। ये मूवमेंट है, इसे इनकार नहीं करता, लेकिन तमाम के जो कोशिशें हैं उसमें कमी है, वाज़ेह कमी आई है। जो है इस बात को आप माने। मैं कुछ और, लिसन टू, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुनिए, गिव मी अ चांस। बोलिए। जैसे कश्मीर में भी सेपरेटिज्म है, वो कम हो गया है, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन ये सेपरेटिज्म एक आइडिया है, इट हैज टू बी फॉट विद एन आइडिया विच इज डेमोक्रेसी। लेकिन आपको हमेशा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, उसको फेल नहीं करना है, तभी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा और सेपरेटिज्म का आइडिया है वो कमजोर होगा। एन आइडिया हैज टू बी फॉट विद एन आइडिया। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि 87 में आजकल हम यासीन मलिक साहब की बात करते हैं। यासीन मलिक जो थे वो चीफ पोलिंग एजेंट रह चुके हैं यूसुफ शाह साहब के, जो कि जिसे हमें सलाउद्दीन कहते हैं। उस टाइम पे अगर वो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और कर रहे थे, तो क्यों ऐसी हालात बनी कि 87 में रिगिंग के बाद दिल्ली और उस टाइम की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने मिल के यहां पे रिगिंग की और उसकी वजह से हालात खराब हुए। उसी की वजह से सेपरेटिज्म को और बढ़ावा मिला। ऐसा नहीं है कि 47 से 87 तक नहीं था सेपरेटिज्म, वो हमने तो इलाहा किया था, हमने तो एक्सीड किया था इंडिया के साथ, बिल्कुल सेक्युलर कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं किया, सेक्युलर कंट्री के साथ किया।
लेकिन जो उस टाइम हुकूमत थी, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो दिल्ली में एक बात कहती थी, यहाँ पे प्लेबिसिट की बात कहती थी। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लगता है आप जो बताना चाह रहे हैं वो लगभग वो वाजे है, वो चीज वाजे है जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या अब फिर से हम एक जमहूरी रास्ते पर बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं? सवाल सबसे अहम ही है। और अगर चल रहे हैं, अगर वहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर के वोट दे रही है, अपने नुमाइंदे चुन रही है, तो फिर इस तरफ पाकिस्तान जो है वो इसकी हरकत इस तरह से क्यों हो रही है, या पड़ोसी मुल्क ऐसा क्यों कह रहा है? एलजी मनोज सिन्हा ने पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम सब जानते हैं पड़ोसी का मतलब इशारा क्या है। पठानिया जी की तरफ सुन लेते हैं, उनकी बात अभी हम पूरी सुन नहीं पाए। पठानिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी वैसाल, मैंने पहले भी कहा कि हम सब के जहन में रहे, हम सब के दिमाग में रहे, राजनीति की जगह, पॉलिटिक्स की जगह, व्यू पॉइंट की जगह। लेकिन तो राष्ट्र की एक धारा है, राष्ट्र का एक प्रवाह है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे हटके कम से कम ना। मैं बता रहा था कि सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ अलहाज किया 26 और 27 अक्टूबर की रात को, वो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, नो कॉम्प्रोमाइज है, वन पार्ट। सेकेंडली, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार का, बल्कि भारत के जनमानस का प्रभु। हमने कोशिश की, हर एक ने की, अटल जी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की, नवाज शरीफ को उनके कोर्ट में बुलाया, फिर नवाज शरीफ के घर जाके, उनकी शादी में जाके एक्सटेम्पोर देना किसी कार्यक्रम से वहां ड्रॉप किया। लेकिन कहते हैं वुल्फ कैन नॉट किल द लिजर्ड। हमें इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक इसको निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म सरकार की रीति और नीति। हम कृपा करके सरकार को ज्ञान देने का, या भारत सरकार को ज्ञान देने का काम ना करें। तो पुरानी बात, जैसे अटल जी ने कहा वी कैन नॉट चेंज नेबर्स, अटल जी ने लाहौर जब लिखा, अब मुझे बताइए, लाहौर किताब में लिखा कि भारत के कोई भी पाकिस्तान का अपहित अनहित नहीं चाहता, लेकिन मुझे बताइए लाहौर से मिला क्या? हमें कारगिल मिला ना। अटल जी अगर या मोदी जी अगर ड्रॉप किए वहां पे नवाज शरीफ जी के घर, तो हमें पठानकोट से हमें उड़ी मिला। तो हमें कंसिडर में हम सबका स्टैंड होना चाहिए कि वी ऑल स्टैंड बिहाइंड द केंद्र सरकार और भारत सरकार। तो पठानिया जी, क्या ये माना जाए कि पड़ोसी मुल्क शायद चाहता ही नहीं है कि रिश्ते सुधर जाएं, वो उसको लगातार जो है वो सुलगाते रहना चाहता है इस मुद्दे को? क्या उसकी ये मंशा है लगातार, ताकि उसकी वहां पर जो अंदरूनी मसाइल है उससे पर्दा ढका जा सके, ताकि वहां की सियासत जो है चमकाई जा सके? क्या ये मंशा है? देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से पब्लिक के व्यू पॉइंट पे ले आऊं। वो कहते हैं सरकार जो भी होती है ऑफ दी फॉरगिवन बाय द पीपल। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रमुख नेता एल.के. अडवाणी जी जब एक बार लाहौर में अवार्ड लेने गए, क्यों पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आज भारत की टीम का कभी पाकिस्तान में जाने की अगर बात बनती है तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हो जाते हैं। सरकार ऑफ द फॉरगिवन बाय द पीपल है। भारत के लोगों का प्रवाह, भारत के लोगों का कलेक्टिव सेंटिमेंट है। ये जो देश निर्दोष भारतीयों का लहू बहा रहा है, जो देश भारत की धरती पे आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, उस देश के विरुद्ध हम टक्कर के साथ लड़ेंगे। इसका जवाब पत्थर से देंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद की आखिरी कड़ी, आखिरी छाप जम्मू कश्मीर की पूरे धरती से निकल जाए। तो बात साफ और स्पष्ट है। मनोज सिन्हा जी ने कहा। ठीक है पठानिया जी, मैं एक बार फिर से अभी आपको तो रोकूंगा, क्योंकि आपका पता नहीं आज कुछ दिक्कत है। आज आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन मुझ तक अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है। कोशिश करूंगा फिर से बहाल हो जाए बेहतर तरीके से। जावेद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ज़ुहैब, उनका कहना है कि पेड़ हमें जमीन के ऊपरी हिस्से में जितना दिखाई देता है, जैसे उसके नीचे जड़ें भी काफी गहरी होती है। मेरे ख्याल से आप इशारा समझ रहे हैं जो ज़ुहैब कहना चाहते हैं। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। बिल्कुल, ज़ुहैब साहब ने बिल्कुल सही कहा। हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुई है, और हिस्टोरिकल ब्लंडर्स में जो लोग सिग्नेटरीज थे उनका भी नाम लिया जाए जी। 87 की रिगिंग, फिर 96 का जो इलेक्शन मैनेज हुआ, उस वक्त हमारे फारूक साहब को सीएम बनाया गया, लेकिन उस टाइम हमारे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मरहूम होम मिनिस्टर थे। तो जब इन बातों पे जब चर्चा होगी तो बहुत सारी छींटें जो है पीडीपी पे भी पड़ेंगी। हाँ, ये अच्छी बात है, इस पे एक व्हाइट पेपर शाया होना चाहिए। हमारी जनरेशन के कश्मीर के नौजवानों को कम से कम ये तो पता चले कि जो लोग जिन्होंने डाका डाला वो आज के डेट में मुहाफिज कैसे हो सकते हैं। जिन्होंने कश्मीरियों को जेर किया, कश्मीरियों को हर बार कंफ्यूजन का शिकार करके
हर लिहाज से कश्मीर और कश्मीरियों को कमजोर किया, वो लोग आज कैसे मुहाफिज बन सकते हैं? जो लोग कश्मीरियों के कातिल है वो आज कश्मीरियों के प्रोटेक्टर कैसे बन सकते हैं? इसमें इस वाले मसले में बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ हर बार था। उन्होंने हर बार चाहा कि कश्मीर की जो शिनाख्त है वो तबाह हो जाए, हमारे नौजवानों को उन्होंने गलत रास्ते पे धकेल दिया। लेकिन जो हमारी जो लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग जो मेरे जोहेब साहब है, इनके जो लीडर है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, वो भी तो इस पूरे षड्यंत्र के एक हिस्सा थे, उस पर भी बात होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन एक बात आया है, एज ए कश्मीरी मैं ये कह रहा हूं, हमने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट किया है। हमने उनके उस जाल को हमने बिल्कुल तोड़ दिया है। कश्मीर का नौजवान आज के डेट में जम्मू कश्मीर को बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है आलमी सतह पे। कश्मीर का नौजवान आज पूरे देश के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन चुका है जी। वो जमाना चला गया कि कश्मीरी नौजवान को कोई, लेकिन तो क्या यही चीज खटक रही है? सवाल ये है ना जावेद, क्या यही चीज खटक रही है? ज़ुहैब, आप कुछ पे ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल खटक रही है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे जी, 2009 में बहुत बातें चल रही थी। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ही सीएम थे। हाँ। कि कुछ जगहों से हम डीडीए डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को रिमूव करेंगे, आप सपा रिमूव कर, श्रीनगर जो पूरा एरिया है वहां से बहुत सारे बंकर्स रिमूव कर दिए गए। लेकिन फिर हमारे पड़ोसी मुल्क ने क्या किया, बात सामने है। ठीक है, मैं इसी पे जरा ज़ुहैब का इशारा लेना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि पठानिया साहब के भी ऑडियो शायद स्पीच ठीक हो चुका होगा, तो उनके पास ज़ुहैब बोलें। देखिए, पठानिया साहब ने कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। कोई भी टेरर के हक में नहीं है। और जिस तरीके से जावेद साहब ने भी एक बात की कि बोला कि मुफ्ती साहब का भी उसमें एक रोल था, जो भी उन्होंने कदगने लगाई, जो भी उसने तनकीद की। लेकिन रियलिटी ये है कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे एक बेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कंट्री के, जिनको कश्मीरी सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने मुसीबत ये थी कि उन्होंने करगिल वॉर भी देखा, उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक भी देखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। फिर भी उनका एक चीज, हमेशा उनकी बात एक चीज वो अटल रही, वो ये थी कि हमें बातचीत करनी है, ये मसला हमें बातचीत से ही सुलझाना है। आयरन फिस्ट पॉलिसी नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से मुफ्ती साहब जो है बातचीत का, देखिए बातचीत का आप देखिए ना, यहां पे ही अभी अब हम अगर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो बातचीत का मतलब क्या है कि एक तरफ से लगातार ऐसी हरकतें हों जो आपको नुकसान पहुंचाती रहें, और आप जो है बार बार बातचीत, क्या ये सुटेबल है? आप मुझे बताइए, और आपके पास क्या ऑप्शन है? कैन यू गो एंड वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? हम ये सब कर सकते हैं? एक मॉडर्न मुल्क जो सिविलाइज्ड मुल्क है, तो क्या वो न्यूक्लियर फाइट में अब मुलविस हो जाएगा? और उसके बाद इसका अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? चलिए, इसका जवाब मैं पठानिया जी से ही ले लेता हूं। पठानिया जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपने सवाल भी सुना, जवाब भी सुना, अब उस पर जवाब ये है कि क्या बार बार खुद एलजी साहब जाकर ये कह रहे हैं कि जब यहां शांति स्थापित होती है तो ऐसी हरकतें होती है, वो आतंकी भेजते रहते हैं, तो इसका जवाब क्या है पठानिया जी? मैं अपने मित्र उनके ज्ञान को लिए सभी अपने जो दर्शक हैं उनके ध्यान को लिए भारत बहुत जल्दी एक डेवलप कंट्री और वर्ल्ड की सुपर पावर बनने जा रहा है। साहब जरा रुक जाए, पठानिया जी बोल रहे हैं। हाँ, और आप इतनी बेकसी बताएंगे कि भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध, टेरर के विरुद्ध युद्ध छेड़े, भारत उसके लिए सक्षम नहीं है। मैं जरा साफ और स्पष्ट बता दूं, एक वक्त था भारत की रीति की बातचीत के साथ, लेकिन बातचीत के साथ पिछले 70 वर्ष में क्या लिया हमने? मैं तो नहीं कह रहा पाकिस्तान के साथ युद्ध करें, लेकिन आतंकवाद को सख्ती से उखाड़ के फेंके। कोई परमिसिबल इम्परमिसिबल फॉर्म का टेररिज्म हमारे लिए नहीं चाहिए, और इसी सरकार की रीति और नीति ने जम्मू कश्मीर में रिजल्ट दिया है। ये जो थोड़े बच्चा जिसे कहते हैं रोडिमेंट की थोड़े हल्का नामो निशान है उसके, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल सिग्नल भी उसके लिए जिम्मेवार। पठानिया जी, ज़ुहैब साहब ये सवाल रखा है कि अगर बातचीत नहीं तो फिर क्या ऑप्शन बचता है?
देखिए मैंने कहा पिछले ज़ुहैब 5 साहब से से 6 मेरा एक बरस से सिंपल जो सा मनोज सवाल सिन्हा है जी कि ने कहा, बातचीत किस इस चीज पे? पॉलिसी ने थोड़ा इस वाज़ेह पॉलिसी करें। ने रिजल्ट दिया है। क्या ओवरऑल बातचीत आतंकवाद में बहुत बड़ा श्रीनगर ड्रॉप पे आया है। होनी चाहिए? लोकल क्या रिक्रूटमेंट बातचीत हमारे पास लद्दाख पे होनी नहीं है। चाहिए? जम्मू पे? पत्थरबाजी यहाँ पर किस बंद चीज है। पे? आतंकवादियों के खिलाफ एक जो लूज जो कसा है, और आखिरकार ये फॉरेन मर्सनरीज हैं जो पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम लेने से हमें परहेज नहीं होना चाहिए। चाइना एक टेक्नोलॉजी लेके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन भारत इसको भी फॉल करेगा। भारत इसके विरुद्ध ही लड़ेगा। भारत आतंकवाद उखाड़ के बाहर फेंकेगा। अभी मौजूदा सरकार की नीति भी है और कृपा करके हम नेशनल इंटरेस्ट में जी जो पूरे भारत के जनमानस का प्रवाह है, जो भारत की सरकार का स्टैंड है, जो मौके की नजाकत है, जो जम्मू कश्मीर की लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम और जो जम्मू कश्मीर का बच्चा जिससे जिसको फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, इंडस्ट्री बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, हम कृपा करके उस लाइन से हटे ना। हम कंफ्यूज ना हो, ना ही किसी को कंफ्यूज करें, ना हम कंफ्यूज हो। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रवाह में, जिस सेंटिमेंट में एलजी मनोज सिन्हा जी ने यह स्टेटमेंट दिया है, इस वक्त ओनली लाइन जो रिजल्ट देगा, और हम सभी पार्टियों से बालातर होकर भारत सरकार को कहें, भारत सरकार के विरुद्ध चट्टान की तरह। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात का जो उसका जो बर्ब है वो समझ में आ गया। अब मैं माजरत चाहूंगा तमाम मेहमानों से, थोड़ी सी आज तकनीकी दिक्कत रही है और लेकिन अब वक्त मेरे से बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 जे के रेज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जे के रेज के साथ। हमें दें इजाजत। शांति